जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 1 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को देखेंगे और आप सभी को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं, जो आपकी इच्छा है, जो आप पद प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो आज की क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च की है? तो CR450 यह ट्रेन का नाम है और किसने लॉन्च की है? दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है। तो चीन ने अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है। CR450 CR450 यह वर्ल्ड की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अगर इसकी अधिकतम स्पीड देखी गई 400 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी सामान्य स्पीड रहेगी। और CR450 450 इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि इसकी अधिकतम स्पीड 450 घंटा प्रति किलोमीटर तक जा सकती है और चीन के द्वारा अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। यह स्थायी चुंबकत्व या मैग्लेव ट्रेन, यह मैग्लेव ट्रेन की तरह रहेगी और स्थायी चुंबक इसके आसपास रहेगा और मैग्लेव ट्रेन की तरह कार्य करेगी। ऊर्जा दक्षता, जो एनर्जी इफिशियंसी और यात्रियों को आरामदायक यात्रा करने के लिए यह मतलब सुरक्षित होगी। यात्री आराम से इसमें यात्रा कर सकते हैं, इतनी तेज गति होने के कारण भी। CR450 इसका नाम है। अगर बात करें अंतरिक्ष में अभी हाल ही में 9 घंटे रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? अंतरिक्ष में 9 घंटे रहने का विश्व रिकॉर्ड भी किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह चीन के द्वारा ही अभी बनाया गया था, जो अंतरिक्ष में 9 घंटे रहने का विश्व रिकॉर्ड है। अगर कुछ यान की बात करें तो भारत का PSLV C11 के द्वारा हमने किसे भेजा था? PSLV C25 के द्वारा हमने किसे प्रक्षेपित किया था? PSLV C37 के द्वारा हमने किसे प्रक्षेपित किया था, ये आपको बताना है। इसके अलावा LVM थर्ड M4 रॉकेट, LVM थर्ड M4 रॉकेट से हमने किसे प्रक्षेपित किया था? PSLV C11 के द्वारा हमने चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया था। किसे? चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में। PSLV C25 के द्वारा हमने मंगलयान, जो मंगलयान था हमारा, जिसमें भारत फर्स्ट बार में हिस्सा ले रहा था, तो मंगलयान PSLV C25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C37 के द्वारा हमने 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में एक साथ प्रक्षेपित किया था। LVM थर्ड M4 के द्वारा हमने चंद्रयान थर्ड को सफलतापूर्वक भेजा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और ये किस तारीख को पहुंचता है? तो 23 अगस्त की तारीख को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। 23 अगस्त को ही हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की हमने 23 अगस्त को। जो इसका रोवर है उसका नाम क्या था और जो लैंडर है वो उसका नाम क्या था लैंडर का? तो जो रोवर है उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। और जो लैंडर है उसका नाम विक्रम था, विक्रम साराभाई के नाम पर, जो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है, विक्रम साराभाई। रोवर का नाम प्रज्ञान, लैंडर का नाम विक्रम था। और जिस पॉइंट पर उतरा उसका नाम क्या रखा था हमने? तो शिव शक्ति इस पॉइंट का नाम रखा गया था। अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके हेड है, जिनकी कुछ समय पहले ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, शेर जिसने चांदनी पी ली। और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का। और इसका प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? ये अपने रॉकेट कहाँ से छोड़ता है? तो सतीश धवन अनुसंधान केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में कौन सी झील पर? पुलिकट झील पर। यहाँ से यह अपने यानों को प्रक्षेपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो स्पेस डॉकिंग मिशन अर्थात जो 2 उपग्रह रहेंगे यह आपस में अंतरिक्ष में जाकर जुड़ेंगे, इसे डॉकिंग कहा जाता है। तो स्पेडेक्स मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C16 के द्वारा लॉन्च किया है इसरो ने 30 दिसंबर 2024 की तारीख को PSLV C60 के द्वारा अपने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। और जो स्पेडेक्स मिशन है यह स्पेस में डॉकिंग मिशन के अंतर्गत भेजा गया है, अर्थात ये स्पेस में जाके डॉकिंग करेगा, अर्थात 2 उपग्रह हैं आपस में जुड़ेंगे। और ये ऐसा कीर्तिमान इसरो पहली बार करने जा रहा है। जो 2 उपग्रह हैं इन उपग्रहों के नाम भी आपको याद रखने हैं। जो
SDX-01 और SDX-02 उपग्रह हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, डॉकिंग होगी इनकी, और ये जो विश्व का चौथा देश बन जाएगा भारत ऐसा करने वाला, अगर ये सफल होता है ऐसा करने में। तो इससे पहले जो USA, रूस और चीन है, यह ऐसा कारनामा कर चुके हैं। भारत विश्व का चौथा देश या चौथी महाशक्ति बन जाएगी जो स्पेस में डॉकिंग करने में सफल रहेगा। इससे क्या होगा, तो हम भविष्य में जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं, वो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में हम जो अलग अलग पुर्जों को यहाँ से ले जाएंगे रॉकेट के द्वारा, इन्हें अंतरिक्ष में आपस जोड़ने में हमें इससे सहायता मिलेगी। तो जो हमारा स्पेस स्टेशन बनाने की मंशा है या स्पेस स्टेशन जो बनाने का हमारा लक्ष्य है, उसमें सहायता मिलने वाली है। अभी इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का सफल परीक्षण किया था। कहाँ से? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से इसका भी अभी सफल परीक्षण किया था इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का। इसरो की बात करें तो एस सोमनाथ प्रमुख है। इसकी 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। PSLV C-57 के द्वारा हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था, जो कि L1 पॉइंट लॉन्ग्रेजन 1 पॉइंट पर गया है और सूर्य के अध्ययन के लिए गया है। और अभी हाल ही में जो प्रोब पोलर मिशन है, ये अभी हाल ही में किसका गया था, तो जो पोलर मिशन है यह इसरो नासा का था, और जो USA के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का था पार्कर मिशन, और यह अभी सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला उपग्रह बना था पार्कर मिशन। PSLV C-58 इसके द्वारा हमने एक्सपोसेट और POEM थर्ड उपग्रह को लॉन्च किया था, और PSLV C-59 के द्वारा हमने अभी प्रोबा मिशन को लॉन्च किया था। प्रोबा मिशन को PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो अभी सैन्य कानून मार्शल लॉ दक्षिण कोरिया ने अपने यहाँ लगाया था, लेकिन उसको 6 घंटे बाद ही वापस ले लिया गया। तो इसके आरोप में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की अनुमति या मंजूरी दी है यहाँ के न्यायालय ने। दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी सियोल है, और यहाँ पर जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने आदेश दिया है कि जो पूर्व राष्ट्रपति है, अब पूर्व हो चुके हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति जो यून सुक सियोल इनकी गिरफ्तारी को मंजूरी दी है। जो इन्होंने अपने देश में मार्शल लॉ जो सैन्य कानून लगाया था, यह इनका अपराध है देश में मार्शल लॉ सैन्य कानून लगाने का, इसलिए यहाँ की कोर्ट ने मंजूरी दी है इनकी गिरफ्तारी की, यून सुक सियोल की। और इन्होंने जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था होन डक सू को जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था यहाँ का दक्षिण कोरिया का, तो उन पर भी जो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उनके ऊपर भी, और यून सुक सियोल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की थी अपनी, तो जो कासा अंतरिक्ष एजेंसी है, यह अभी दक्षिण कोरिया के द्वारा अपनी लॉन्च की गई थी। अगर भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखें हम, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 कहता है। जो राष्ट्रपति होगा उसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, यह आर्टिकल 53 कहता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा और निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा, यह आर्टिकल 54 कहता है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अर्थात जो संसद में चुने हुए जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, और जो MLC जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो MLA हैं, सभी राज्यों के निर्वाचित MLA, यह इसमें भाग लेने वाले हैं। और निर्वाचन की विधि क्या होगी, यह आर्टिकल 55 कहता है। एकल संक्रमणी मतदान प्रणाली होगी निर्वाचन की पद्धति राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का कार्यकाल, यह आर्टिकल 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया और पुनः निर्वाचित हो सकता है क्या राष्ट्रपति, इसके बारे में आर्टिकल 57 बताता है। आर्टिकल जो शपथ से संबंधित है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख हमें आर्टिकल 60 में मिलता है, और आर्टिकल 61 में हमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल एक आधार, जो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, अर्थात उसे पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होगी, लोकसभा या राज्यसभा से, तो लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया। और इससे कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, तो जो राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। महाभियोग प्रारंभ करने के पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी महाभियोग की। नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो अभी कुछ समय पहले केरल में भूस्खलन हुआ था जिसमें 200 लोगों से अधिक लोग यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो केंद्र सरकार ने अभी किस राज्य की भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? केरल की गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया है। जो वायनाड केरल में भूस्खलन हुआ था उसे, और इसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जो वायनाड भूस्खलन था, लैंडस्लाइडिंग थी, अर्थात यहाँ बारिश के कारण जो भूस्खलन हुआ था। और इससे क्या फायदा होने वाला है वायनाड को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने से? तो जो यहाँ पर सहायता अब उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें केंद्र 75% सहायता की राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और राज्य द्वारा 25% जो यहाँ पर आपदा की राशि है वह वहन की जाएगी। तो अब केंद्र का हिस्सा इसमें ज़्यादा रहेगा, तो इसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। वायनाड की बात करें तो अभी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है यहाँ से? तो राहुल गांधी थे। तो राहुल गांधी के द्वारा अमेठी की सीट रखी गई और ये वायनाड केरल की सीट को जो रिक्त कर दिया गया था। तो यहाँ से इनकी बहन जो प्रियंका गांधी है यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आती है। अभी कौन सी क्रम के लोकसभा के चुनाव हुए? तो 18वीं क्रम के लोकसभा के चुनाव हुए। इसमें जो सूरत सीट से मुकेश दलाल थे यह निर्विरोध चुनकर आते हैं। नोटा को सबसे अधिक वोट कहाँ पर मिलते हैं? तो इंदौर में मिलते हैं। और इंदौर के ही जो शंकर लाल लालवानी थे यह सबसे अधिक वोटों से जीतकर आते हैं इंदौर सीट से। और जो पुरुषों ने या महिलाओं ने अधिक मतदान किया है जो 18वीं लोकसभा में, तो पुरुषों से अधिक महिलाओं के द्वारा मतदान किया गया है इस बार। ये भी आपको ध्यान रखना है 18वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे केस्लर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे से संबंधित है केस्लर सिंड्रोम का। केस्लर सिंड्रोम जो केस्लर वैज्ञानिक थे इन्होंने यह दिया था सिद्धांत अंतरिक्ष के बारे में, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम केस्लर सिंड्रोम रखा है। केस्लर सिंड्रोम 1978 में जो नासा के वैज्ञानिक थे केस्लर, उनके द्वारा यह बताया गया था कि अंतरिक्ष में जो संचित होता हुआ कचरा है इसे इन्होंने केस्लर सिंड्रोम नाम दिया था और कहा था कि भविष्य में यह एक समस्या उत्पन्न करने वाला है। केस्लर अर्थात क्या? जो मलबा या जो डेब्रीज जो कचरा है जो अंतरिक्ष में इकट्ठा हो रहा है, अर्थात भारत के द्वारा भी जो लगातार उपग्रह छोड़े जा रहे हैं प्रतिदिन, अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जैसे जाक्सा है, नासा है, कासा है, तो जो भी अंतरिक्ष एजेंसियां है, रूस की है, चीन की है, तो ये जो अपने प्रतिदिन उपग्रह छोड़ती है, यह एक दिन जो हमारी पृथ्वी है उसके आसपास जो आप फोटो में देख सकते हो इस तरह कचरे के रूप में यहाँ पर बिखरे होंगे। अर्थात जो उपग्रह कार्य नहीं कर रहे होंगे अंतरिक्ष में वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिससे जो हमारे नए उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, नए भेजे जाएंगे रॉकेट, ये उनसे टकराकर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो उससे जो एक समस्या उत्पन्न हो सकती है मलबा डेब्रिज की, तो इसे केस्लर सिंड्रोम का नाम दिया गया है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो टर्नर सिंड्रोम जो यह डीएनए में चेंज होता है जिसके कारण हमारे जो गुणसूत्र में चेंज होता है, तो टर्नर सिंड्रोम यह महिलाओं में होता है। किसमें? महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम। और जो इसमें महिलाएं हैं वह बांझ रह जाती है तथा उनमें पुरुषों के समान लक्षण दिखाई देते हैं टर्नर सिंड्रोम में। ये किससे रोगों से संबंधित है? अनुवांशिक रोगों से। और ये टर्नर सिंड्रोम आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का पहला कांच का पुल है यह समुद्र पर, तो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला समुद्र पर बना कांच का पुल है यह तमिलनाडु में इसे का उद्घाटन हुआ है। और मिरर ब्राइंड ब्रिज है, अर्थात ये कांच का ब्रिज है और ये समुद्र पर बना कांच का भारत का पहला ब्रिज है, मिरर ब्राइंड ब्रिज है। जो तमिलनाडु की तिरुवल्लुर प्रतिमा है, जो तिरुवल्लुर एक यहाँ के संत थे, तिरुवल्लुर की प्रतिमा है, वहाँ से लगाकर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इस समुद्र पर कांच के बीच का निर्माण किया गया है। जो तिरुवल्लुर है यह यहाँ महान संत है तमिलनाडु के, और इनकी प्रतिमा को बुद्धि की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, तिरुवल्लुर की प्रतिमा को। और जो यहाँ के सीएम है वर्तमान में स्टालिन, इनके द्वारा जो है इस ब्रिज का अनावरण किया गया है, जो तिरुवल्लुर प्रतिमा से विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाला है। अभी हाल ही में नीलगिरी ताहर का जो सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वह तमिलनाडु में ही प्रारंभ हुआ था, नीलगिरी ताहर का सर्वेक्षण। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारे परमाणु संयंत्र है कलपक्कम और कुडनकुलम, कलपक्कम और कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है यह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा बात करें अगर जो उत्तर पूर्वी जो
उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसके द्वारा कहाँ पर वर्षा होती है, तो जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है शीतकालीन नवंबर दिसंबर में कहाँ पर वर्षा होती है, तो जो कोरोमंडल तट है, जो तट है कोरोमंडल तट तमिलनाडु का, यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसके द्वारा वर्षा की जाती है शीतकाल में तमिलनाडु में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत जिम्मी कोर्टर का किस देश के पूर्व हाल ही में दिवंगत जिम्मी कोर्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो हाल ही में दिवंगत अभी जिनका निधन हुआ है जिम्मी कोर्टर, यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो यह यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। निधन इनका मात्र 100 वर्ष की उम्र में हो गया है, बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया है, मात्र 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है इनका जिम्मी कोर्टर का, और ये यूएसए के 39वें राष्ट्रपति रहे हैं। 2002 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जिम्मी कार्टर जी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है 2002 में, और इनके समय ही राष्ट्रपति रहने के कार्यकाल में जो वाटरगेट कांड है और जो वियतनाम युद्ध है यह भी हुए थे। यूएसए के अभी हाल ही में 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं, तो अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे, भूरियो भाई, और रिपब्लिकन पार्टी से है जीत कर आए हैं। इन्होंने कमला हैरिस को हराया है चुनाव में, और 20 जनवरी को इनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, और जो डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल होने वाला है। अभी हाल ही में यूएसए ने अपनी डार्क ईगल जो है मिसाइल उसका भी सफल परीक्षण किया है, और ईगल को भी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया है ऑफिशियली यूएसए ने अपना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है, तो दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही जिसने 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतेह किया है तो वह काम्या कार्तिकेयन जी है। काम्या कार्तिकेयन जी यह महाराष्ट्र मुंबई की पर्वतारोही है और सबसे युवा महिला पर्वतारोही बन गई है यह, जिसने 7 महाद्वीप की 7 चोटियों को फतेह किया है, और 17 वर्ष मात्र इनकी उम्र है। एशिया महाद्वीप की जो माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो, यूरोप महाद्वीप की माउंट एल्ब्रूस, नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली, साउथ अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को और अंटार्कटिका की माउंट विंसन मेसिक को यह फतेह कर चुकी है। ये 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ है, आपको याद रखना है, और इनको फतेह कर चुकी है जो सबसे युवा पर्वतारोही है काम्या कार्तिकेयन जी। ये मुंबई महाराष्ट्र से आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिया सिंघा अभी हाल ही में यह मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है, और मिस इंडिया कौन बनी, जो मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो मिस यूनिवर्स अभी जो विक्टोरिया थी डेनमार्क की वह जीती थी मिस यूनिवर्स का खिताब। निकिता पोरवाल यह उज्जैन मध्य प्रदेश से थी, हमने देखा था, और फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, निकिता पोरवाल जी बनी है। कोनेरू हम्पी यह शतरंज की खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी, और अभी हाल ही में न्यूयॉर्क जो यूएसए में शतरंज फीडे शतरंज का आयोजन हुआ था उसमें भी पदक जीता है कोनेरू हम्पी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वेर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो SWAR स्वेर प्लेटफॉर्म गुजरात के द्वारा लॉन्च किया है, और ये भाषा संबंधित जो बाधाएं थी उन्हें दूर करने के लिए स्वेर प्लेटफॉर्म यह गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका फुल फॉर्म है स्पीच राइटिंग एनालिटिक्स रिसोर्स, स्पीच एंड राइटिंग एनालिटिक्स रिसोर्स इसका फुल फॉर्म है, और भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। भाषा संबंधित बाधाएं अर्थात अलग अलग जो लोग जगह निवास करते हैं उनकी अलग अलग बोलियां होती है, वह जो स्थानीय भाषा में बात करते हैं, और बहुत से ऐसे भी जो व्यक्ति होते हैं नागरिक हैं हमारे जो अपनी बात CM तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो अपनी भाषा है उसके बैरियर के कारण वह वहां तक पहुंचा नहीं सकते अपनी बात को, और वो पत्र लिखने की जो दक्षता है, जो पत्र लिखा जाता है एक फॉर्मेट में, उस पत्र लिखने की जो विधि है उससे भी परिचित नहीं होते हैं। तो अब इसमें द्वारा जो CMO है उसको CMO को संदेश लिखने की बजाय बोलकर भी भेज सकते हैं, अर्थात जो CMO है वहाँ पर अब आप पत्र लिखने के बजाय बोलकर भी अपनी बात रख सकते हैं CMO के आगे, इसलिए इसे भाषा बैरियर को दूर करने के लिए इसे लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने भी अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी क्रीड़ा ऐप, जो खेल के प्रबंधन के लिए कार्य करेगी, तो खेल प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश ने अभी क्रीड़ा ऐप को लॉन्च किया है हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कागदेय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो कागदेय नृत्य महोत्सव यह सिक्किम में आयोजित हुआ है। सिक्किम में अभी हाल ही में
कांगदेय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और नए साल के प्रतीक के रूप में इसका आयोजन होता है और बुराइयों के दमन के लिए यह मनाया जाता है। जो यहाँ के 8 तांत्रिक देवताओं हैं, जो यहाँ के तांत्रिक देवता है, 8 तांत्रिक देवताओं के समूह को कांगदेय कहा जाता है यहाँ पर। और गुरु जो पद्म संभव थे, इनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, कांगदेय जो महोत्सव है इसे। सागादावा और लोसांग महोत्सव भी कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो सागादावा और लोसांग महोत्सव भी सिक्किम में आयोजित होने वाले हैं। और सिक्किम में स्थित कंचनजंगा ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। और यूनेस्को की जो मिश्रित हेरिटेज है, मिश्रित यूनेस्को स्थल भी कौन सा है, भारत का एक कंचनजंगा नेशनल पार्क ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो इसका पहली बार ही आयोजन हुआ है किंग कप इंटरनेशनल का, बैडमिंटन ओपन के कप का, और कांस्य पदक जीता है यहाँ पर लक्ष्य सेन जी के द्वारा। पहली बार इसका आयोजन हुआ है, चीन इसका होस्ट था इस बार, और यहाँ पर कांस्य पदक जीता गया है लक्ष्य सेन जी के द्वारा। जो उबेर कप और थॉमस कप है, इनका संबंध भी किससे है, तो उबेर कप और थॉमस कप का संबंध भी बैडमिंटन से है, और चीन इस बार इसका विजेता रहा है। अगर बात करें जो डूरंड कप है, इसका विजेता कौन रहा है इस बार डूरंड कप का, तो जो नॉर्थ ईस्ट एफसी फुटबॉल क्लब है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, इसके द्वारा डूरंड कप जीता गया है इस बार का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो भारत में चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण है ये लद्दाख में किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। जो LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके पास LAC के पास भारत चीन सीमा पर महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और जो लद्दाख में पेंगोंग झील है, इसके पास से इसका अनावरण किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं और गोरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए यह प्रसिद्ध थे, जो शिवाजी महाराज है यह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब इस बार हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है। 11वें क्रम का यह प्रो कबड्डी लीग का जो प्रोग्राम था, इसका 11वां क्रम था यह। फाइनल इसका कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में खेला गया है। और फाइनल किसके मध्य हुआ था, तो हरियाणा स्टीलर्स और जो पटना पायरेट्स है, इनके मध्य यह फाइनल होता है, और जिसमें हरियाणा स्टीलर्स इसकी विजेता रही है 11वें प्रो कबड्डी लीग की। इसमें कोच कौन थे हरियाणा स्टीलर्स के, तो जो मनप्रीत सिंह है यह कोच थे हरियाणा स्टीलर्स की ओर से, और हरियाणा स्टीलर्स प्रो कबड्डी लीग की विजेता रही है। अभी जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, UAE में हुआ था, और इसकी विजेता कौन रही थी, तो न्यूजीलैंड इसका विजेता रहा था। और पुरुष जो मेल T20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो USA और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन होता है, और भारत यहाँ पर जो वर्ल्ड कप है इसका विजेता रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक थे, उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो पेरिस ओलंपिक में भारत का 71वां स्थान रहा था। और जो पेरिस पैरा ओलंपिक है, इसमें भारत का 18वां स्थान रहा था। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 5 कांस्य पदक थे और एक सिल्वर पदक जीता गया था। इसके द्वारा सिल्वर पदक जीता था जो हमारे नीरज चोपड़ा है, इनके द्वारा। 5 कांस्य पदक किसने जीते थे, मनु भाकर जी के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था 25 मीटर पिस्टल में। इसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया था 50 मीटर एयर पिस्टल में, निशानेबाजी में ही जीता गया था इनके द्वारा। इसके बाद स्वप्निल कुशाले जी ने जीता था तीसरा मेडल। चौथा मेडल है जो भारत के लिए भारतीय टीम है, हॉकी टीम, उसने स्पेन को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। और 5वां कांस्य पदक अमन सहरावत जी लाए थे, और ये जो 57 किलोग्राम कैटेगरी है कुश्ती, 57 किलोग्राम कुश्ती कैटेगरी है, इसमें भारत
के लिए कांस्य पदक जीता गया था। और इसका शुभंकर क्या था, तो फ्रीज इसका शुभंकर था पेरिस ओलंपिक का। और 2028 में अगले ओलंपिक कहाँ पर होंगे, तो यह लॉस एंजिल्स यूएसए, लॉस एंजिल्स यूएसए में अगले ओलंपिक होने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने आज की करंट अफेयर्स की क्लास को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की है। मेरे से जितने फैक्ट आपको मैं बता सकूं मेरी तरफ से वो मैंने कोशिश की है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।